Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome back to our weekly current affairs series in which we'll cover all the important issues and developments with respect to the field of science and technology for your UPSC preparation. Now our period of reference for this particular video would be 10th of November to 16th of November. That means that from 10th of November onwards till 16th of November, all the important science and technology related news, events or developments would be discussed in this particular video, and these developments are important for your UPSC prelims as well as mains. ठीक है, तो देख लेते हैं कौन से इश्यूज हैं जो हमने आज की वीडियो में डिस्कस करने हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड. सो इश्यूज टू बी कवर्ड. नंबर 1, स्पेसएक्स और नासा का ना एक इकट्ठा मिशन है जिसका नाम है क्रू 1 मिशन. इस मिशन के तहत स्पेसएक्स एक प्राइवेट कंपनी है इलॉन मस्क की, और नासा के कोलैबोरेशन है इनके साथ. नासा अपने एस्ट्रोनॉट स्पेसएक्स के रॉकेट में भेजेगा और वो एस्ट्रोनॉट्स लैंड करेंगे आईएसएस में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में. तो ये पहला कोलैबोरेशन है एक प्राइवेट कंपनी और नासा के बीच में, जिसमें ये प्राइवेट कंपनी वुड बी सेंडिंग नासा के एस्ट्रोनॉट्स इनटू स्पेस. ठीक है, तो ये ना इसलिए सिग्निफिकेंट है, ये पहला ऐसा मिशन है जिसमें कोलैबोरेशन कर रहा है नासा किसी प्राइवेट कंपनी के साथ. और कोलैबोरेशन तो करता आया है, पर ये बहुत बड़ी कोलैबोरेशन है कि नासा लॉन्च व्हीकल जो यूज कर रहा है ना, वो किसी प्राइवेट कंपनी का कर रहा है. मतलब प्राइवेट कंपनी छोड़ के आएगी, उबर का काम कर रही है प्राइवेट कंपनी. ठीक है, सो इसलिए दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट. देन विल टॉक अबाउट एक और स्पेस रिलेटेड न्यूज है. ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक मिशन है जो उन्होंने अनाउंस करा है. लॉन्च तो कई साल बाद करेंगे, पर उन्होंने अनाउंस करा है. इट इज कॉल्ड एरियल स्पेस मिशन. तो इसको देख लेंगे ब्रीफ में. देन अभी एक मीटियोर शार होने वाला है, लियोनाइड मीटियोर शार. इसके बारे में ब्रीफ में देखेंगे. इससे रिलेटेड न्यूज मेंस में ज्यादा नहीं आएगी. इस न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस मेंस में ज्यादा नहीं आएंगे. प्रीलिम्स के लिए ये पर्टिकुलर न्यूज इंपॉर्टेंट है कि जो मीटियोर शार हो रहा है किस कॉमेट की वजह से हो रहा है, क्या रीजन है मीटियोर शार होता क्या है, ये कुछ टर्म्स हम इसमें कवर कर लेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा. और एंड में आपने सुना होगा कि इंडिया में क्या वर्ल्ड में ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे हो, उस पर कई ज्यादा इनोवेशन हो रही है. उसमें से एक इनोवेशन का नाम है हाइपरलूप, जो मैग्नेट्स को यूज करता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए. जनरली एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको इंजन चाहिए और इंजन में फ्यूल चाहिए. इसमें कोई इंजन नहीं चाहिए, इसमें बस आप मैग्नेट्स यूज कर रहे हो और मैग्नेटिक लेविटेशन के प्रिंसिपल को यूज करते हुए आप एक जगह से दूसरी जगह हाई स्पीड्स पे ट्रैवल कर सकते हो. नाउ इसे हम हाइपर लूप कहते हैं. तो इसकी अभी एक ना टेस्ट रन हुआ है. वो टेस्ट रन सक्सेसफुल हुआ था. तो इस टेक्नोलॉजी, ये जो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है कि आप मैग्नेटिक लेविटेशन से एक जगह से दूसरी जगह आपने ट्रेन बना दी है, राइट, जिसमें कोई इंजन नहीं यूज होगा. तो ये टेक्नोलॉजी न्यूज में आ जाती है और इसको हम डिस्कस करेंगे. और ये जो अभी रिसेंट न्यूज आई है कि ये जो टेस्ट करा था वर्जिन अपना कंपनी ने रिचर्ड ब्रांसन की, उस टेस्ट के बारे में बात करेंगे. पर मेन हमारा फोकस होगा इस टेक्नोलॉजी पे, हाइपरलूप पॉड. क्लियर? तो ये चारों जो न्यूज हैं उनको देख लेते हैं. बट सबसे पहले we'll take a look at SpaceX and NASA's Crew 1 mission. Now because it was a very significant collaboration between a private company यानी कि SpaceX एंड नासा, इसीलिए इसे ऑलमोस्ट हर न्यूज़पेपर में कवरेज मिली है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हिसाब से. प्रिंट में कवरेज मिली है, हिंदू में कवरेज मिली है, इंडियन एक्सप्रेस में कवरेज मिली है. हमने इन तीनों आर्टिकल्स की जो समराइज फॉर्म है वो आपके साथ नोट्स में शेयर कर दिया है और वही हम आज डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, चलो. ऑन नवंबर 14 SpaceX क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट, जो स्पेसक्राफ्ट है ना, मिशन के बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स बता देता हूं. नासा के और मतलब 4 एस्ट्रोनॉट्स ना, 4 एस्ट्रोनॉट्स वुड बी ऑन बोर्ड अ प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट. अ प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट मतलब प्राइवेट कंपनी का स्पेसक्राफ्ट, और उस प्राइवेट कंपनी के स्पेसक्राफ्ट का नाम है क्रू ड्रैगन. ठीक है, तो उस स्पेसक्राफ्ट में 4 एस्ट्रोनॉट्स को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है फ्रॉम अर्थ टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तो आपको पता है, लो अर्थ ऑर्बिट में आपने एक स्पेस स्टेशन बनाया है जहां पे स्पेस रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं एस्ट्रोनॉट्स, राइट. तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे आपने 4 एस्ट्रोनॉट्स को पहुंचाना है और ये SpaceX का क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट यूज हुआ है. विल लिफ्ट ऑफ फ्रॉम नासा's कैनेडी स्पेस सेंटर इन फ्लोरिडा, carrying a crew of 4 people to the International Space Station on a 6-month long mission. 6 महीने का मिशन है. That means these astronauts would stay on International Space Station for 6 months and carry out experiments over there. ठीक है. Just ahead of the mission, NASA certified SpaceX Crew Dragon capsule. इस कैप्सूल में एस्ट्रोनॉट्स बैठ के जाएंगे.
तो ये स्पेस एक्स का प्राइवेट कंपनी का जो कैप्सूल है नासा ने सर्टिफाई करा है। सर्टिफाई करना जरूरी है बिकॉज नासा वांट्स टू बी श्योर कि हमारे एस्ट्रोनॉट्स इसमें सेफ हैं या नहीं है। ठीक है, तो ये जो कैप्सूल है इसका नाम है क्रू ड्रैगन, और जिस रॉकेट पे लॉन्च हुआ है उस रॉकेट का नाम है फैल्कन 9। ये भी स्पेस एक्स का है, इलॉन मस्क की कंपनी का है। तो इस रॉकेट पे आपने ये क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट अटैच कर दिया, रॉकेट लॉन्च हुआ, क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट उसी पे माउंटेड है, उसमें एस्ट्रोनॉट्स बैठे हुए हैं। ठीक है, मेकिंग इट द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट सर्टिफिकेशन प्रोवाइडेड बाय द स्पेस एजेंसी। नासा ने आज तक किसी प्राइवेट स्पेस एजेंसी का स्पेसक्राफ्ट सर्टिफाई नहीं करा है, इनका पहले करा है फैल्कन 9 बिकॉज दे हैव परफॉर्म्ड आल्सो। This means SpaceX can now operate regular flights to the space station. अब सर्टिफाई हो गया तो अब नासा के बिहाफ पे SpaceX सामान पहुंचा सकता है आईएसएस में, लोग ट्रांसपोर्ट कर सकता है आईएसएस में। तो स्पेस फ्लाइट ऑपरेशन, स्पेस टैक्सी सर्विसेज ये फैल्कन 9 का रॉकेट दे सकता है। क्लियर? चलो, अब नासा की स्टेटमेंट क्या आई थी? These integrated spacecraft rockets and associated systems will carry up to 4 astronauts on NASA missions, maintaining a space station crew of 7. 3 लोग ऑलरेडी आईएसएस पे हैं, ये 4 आप भेज रहे हो तो 7 हो जाएंगे। 7 to maximize time dedicated to scientific research on orbiting laboratory. Orbiting laboratory मतलब ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑर्बिट कर रहा है ना, लो अर्थ ऑर्बिट में अर्थ के अराउंड, तो वो अर्लियर इन में नासा स्पेसएक्स डेमो 2 टेस्ट फ्लाइट, ये डेमो मिशन था स्पेसएक्स का, लिफ्टेड ऑफ फॉर द आईएसएस, बिकमिंग द फर्स्ट क्रूड फ्लाइट टू लॉन्च फ्रॉम अमेरिकन सॉइल सिंस द कंक्लूजन ऑफ स्पेस शटल एरा इन 2011। से पहले स्पेस शटल भेजता था नासा, 2011 के बाद बंद कर दी, उसके बाद पहली चीज आ रही है। ओके, अच्छा, ये क्रू 1 मिशन क्या है? ये जो 4 लोगों को आप भेज रहे हो ये करेंगे क्या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में? ठीक है, The mission is part of NASA's commercial crew program. ये नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम का पार्ट है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? Is to make access to space easier in terms of cost. इस प्रोग्राम का मेन पर्पस है कि स्पेस ट्रैवल ना सस्ता हो जाए। अभी करंटली स्पेस ट्रैवल इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, है ना, बहुत कॉस्ट लगती है। कॉस्ट कम करने का इनका मेन काम है ताकि फ्रीक्वेंटली सामान, लॉजिस्टिक्स, लोग ट्रांसपोर्ट किए जा सके एक जगह से दूसरी जगह स्पेस में। So that the cargo and crew, cargo मतलब सामान, crew can be easily transported to and from the ISS, enabling greater scientific research. The Crew 1 mission will launch the agency's astronauts. अब कौन से एस्ट्रोनॉट्स हैं? 3 नासा के एस्ट्रोनॉट है, एक जापानीज एस्ट्रोनॉट है। जापान की स्पेस एजेंसी कौन सी है? JAXA। ठीक है, The Crew 1 mission will launch the agency's astronauts, ये उनके नाम है। ठीक है, along with the Japan Aerospace Exploration Agency JAXA mission specialist सोइची नोगुची। तो एक जापानीज एस्ट्रोनॉट है जो JAXA का है, 3 नासा के हैं। The crew will join the members of Expedition 64 with space station crew currently in residence at ISS। हुआ क्या है, जब ISS पहली बारी लॉन्च हुआ था ना, तो नासा ना रेगुलरली यहां पे अपने एस्ट्रोनॉट्स भेजता रहता था। ठीक है, रेगुलरली एस्ट्रोनॉट्स भेजता रहता था फॉर माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स, डिफरेंट स्पेस में एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। नाउ 20 इयर्स पहले आईएसएस में नासा ने अपने पहले वो भेजे थे एस्ट्रोनॉट्स, और उस एक्सपीडिशन का नाम था एक्सपीडिशन 1। तो पहली एक्सपीडिशन आपने किसको नाम दिया? जब फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम नासा के एस्ट्रोनॉट्स आपने आईएसएस पे भेजा, और उस बात को 20 साल हो चुके हैं। ठीक है, सक्सेसिवली आप डिफरेंट एक्सपीडिशंस भेजते गए हो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, जिसमें डिफरेंट एस्ट्रोनॉट्स आप भेजते गए हो। अभी एक्सपीडिशन 64 का नंबर चल रहा है, मतलब 64th टाइम आपने एस्ट्रोनॉट्स भेजे हैं। तो ये जो एक्सपीडिशन 64 के मेंबर्स हैं ना, जो ऑलरेडी नासा आईएसएस पे बैठे हुए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, उनको इक्विपमेंट पहुंचाने के लिए और उनको और एस्ट्रोनॉट्स प्रोवाइड करने के लिए इस एक्सपेडिशन की साइंटिफिक जर्नी में और एस्ट्रोनॉट्स और बंदे मिल जाए उन्हें, और मटेरियल मिल जाए, जो भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह चाहिए, उसके लिए ये क्रू 1 मिशन भेजा जा रहा है। तो एक तरह से एक्सपेडिशन 64 जो नासा ने भेजा हुआ है ना, उसको जो रीइंफोर्समेंट्स की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए क्रू 1 मिशन जा रहा है। ठीक है, Crew 1 will be the first operational flight of SpaceX Crew Dragon spacecraft on Falcon 9 rocket. ये नाम याद रखना, Falcon 9 rocket, Crew Dragon spacecraft to ISS, and is the first of the 3 scheduled flights scheduled over the course of 2020-21। इन 2 सालों में ना अपने 3 SpaceX के Falcon 9 ने 3
क्रूज भेजने हैं, मतलब 3 बारी एक्सपेडिशन भेजनी है, ठीक है। तो ये पहली फ्लाइट थी क्रू 1, उसके बाद क्रू 2 आएगा, क्रू 3 आएगा, 3 का कॉन्ट्रैक्ट है इनका, 2 सालों में 3 फ्लाइट्स भेजनी है इन्होंने। अच्छा, ये क्रू ड्रैगन वाले जो लोग हैं जो जाएंगे अभी एक्सपेडिशन 64 को ज्वाइन करने के लिए, उनका काम क्या है, उनका मिशन क्या, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? Join members of Expedition 64 to conduct microgravity experiments. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में आप पता क्या करने जाते हो? आप ना एक्सपेरिमेंट्स करने जाते हो कि स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स कैसे बिहेव करते हैं, स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स की हेल्थ पे क्या इंपैक्ट होता है, न्यूट्रिशन कैसा चाहिए स्पेस में, ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ता, हार्ट का टिश्यू तो नहीं खराब होता, और जो भी आप चीजें लेके जा रहे हो फ्यूचर में, अगर आपने स्पेस में लंबी स्पेस एक्सप्लोरेशन करनी है, मार्स पे जाना है, तो एस्ट्रोनॉट्स को क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, उसके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं यहां पे। और ग्रेविटी जहां ना हो वहां पे कैसे कैसे क्या 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 चीजों की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या बिहेवियर होगा, कैसे कैसे इंपैक्ट होगा, उस सारी चीजों के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं आईएसएस पे। दैट इज व्हाई वी कॉल इट माइक्रो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। अच्छा, तो मेंबर को ज्वाइन करना है ऑलरेडी एक्सपेडिशन 64 के, डिलीवर न्यू साइंस हार्डवेयर, जो और इक्विपमेंट्स चाहिए साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए वो डिलीवर करना है। द क्रू इज कैरिंग मटीरियल्स टू इन्वेस्टिगेट फूड फिजियोलॉजी। कौन सा खाने का आप एस्ट्रोनॉट्स पे जो ग्रेविटी लेस एरियाज में है, खाने का क्या रिस्पॉन्स होता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे, कितनी अब्जॉर्प्शन होती है न्यूट्रिएंट्स की, क्या आपका जो बैक्टीरिया है, आपको पता है ना आपके गट में, आपके स्टमक में हेल्दी बैक्टीरिया है, वो कैसे परफॉर्म करता है माइक्रो ग्रेविटी सिचुएशन में, ग्रेविटी लेस सिचुएशन में, डाइजेशन कैसे इंप्रूव होती है, उसे फूड फिजियोलॉजी कहते हैं। तो वो देखना चाहते हो आप, क्योंकि फ्यूचर में अगर एस्ट्रोनॉट्स को लॉन्च करना है तो ये तो पता होना चाहिए ना। Another experiment aboard the Crew Dragon is a student designed experiment. कुछ स्टूडेंट्स ने एक्सपेरिमेंट डिजाइन करा है कि माइक्रोग्रेविटी सिचुएशन में या ग्रेविटी लेस सिचुएशन में क्या हो सकता है। तो कुछ स्टूडेंट्स ने बोला था, कांटेक्ट करा था, उनका एक्सपेरिमेंट भी लेके जाया जा रहा है आईएसएस में। उस एक्सपेरिमेंट का नाम है जीन्स इन स्पेस 7 that aims to understand how space flight affects brain function. ब्रेन्स पे, एस्ट्रोनॉट के ब्रेन टिश्यू पे, ब्रेन न्यूरॉन्स वगैरह पे क्या इंपैक्ट होता है ग्रेविटी लेसनेस का, स्पेस ट्रैवल का, उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट का इक्विपमेंट लेके जाया जा रहा है। एक्सपेरिमेंट्स टू अंडरस्टैंड हाउ माइक्रोग्रेविटी इंपैक्ट्स ह्यूमन हेल्थ एंड हार्ट टिश्यू, ये है। टू अंडरस्टैंड फिजिकल इंटरैक्शंस ऑफ लिक्विड रॉक्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि बैक्टीरिया वगैरह कैसे इंपैक्ट होता है, क्या उसकी इंटरैक्शन होती है, वो सारी चीजें माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स का पार्ट कह सकते हो। इस सारी चीज को ये स्टडी करने जा रहे हैं, जो ऑलरेडी स्टडी हो रहा था, पर क्रू 1 जो स्पेस फ्लाइट है वो और रीइंफोर्समेंट्स दे रही है इस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक्सपेरिमेंट के लिए। ऑलराइट, मेक सेंस, ठीक है। तो ये था। अब हम सेकंड इशू पे आ जाते हैं। सेकंड इशू क्या है? एरियल स्पेस मिशन। ये यूरोपियन स्पेस मिशन है, एरियल स्पेस मिशन, जो 2029 में लॉन्च होना है। बट इसके बारे में बातें अभी हो रही हैं, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं। ऑलराइट, नाउ एरियल की ना फुल फॉर्म है, अगेन यूरोपियन स्पेस एजेंसी भेज रही है इसे। इसकी फुल फॉर्म है एरियल की, ऐसे रैंडमली नाम नहीं रखा है, फुल फॉर्म है एटमॉस्फेरिक रिमोट सेंसिंग इंफ्रारेड एक्सोप्लैनेट लार्ज सर्वे। इसका मेन काम पता है क्या होगा? ये एक स्पेसक्राफ्ट है जो स्टडी करेगा एक्सोप्लैनेट्स को। एक्सोप्लैनेट्स, अब एक्सोप्लैनेट्स कौन से होते हैं? स्पेस में वो प्लैनेट्स जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर हैं, उन्हें एक्सोप्लैनेट्स कहते हैं। बड़ी ब्रॉड कैटेगरी है ये। देखो, हमारे सोलर सिस्टम, सौर मंडल हिंदी में उसे कहते हैं, हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं वो तो हमारे सन का पार्ट है। जितने भी जनरली प्लैनेट्स होते हैं ना, वो एक स्टार सिस्टम का पार्ट होते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर स्टार, जैसे कि सन हो गया, उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं ना। वो प्लैनेट्स जो सन के अलावा और किसी स्टार्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, उन्हें हम एक्सोप्लैनेट्स कहते हैं। नाउ ह्यूमन बींग्स, जब से हमारी स्पेस में एक्सपेरिमेंटेशन की ताकत बढ़ गई है, स्पेस साइंस बढ़ गई है, स्पेस एक्सप्लोरेशन बढ़ गई है ना, तब से ह्यूमन बींग्स का, स्पेस एजेंसीज का हमेशा से इंटरेस्ट रहा है एक्सोप्लैनेट्स में। क्यों रहा है एक्सोप्लैनेट्स में? क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि कोई ऐसा प्लैनेटरी सिस्टम एग्जिस्ट करता है, सोलर सिस्टम जैसा कोई ऐसा स्टार सिस्टम एग्जिस्ट करता है जहां पे कोई ऐसा प्लैनेट है जहां पे लाइफ पॉसिबल है। क्योंकि ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना, आर वी अलोन इन द यूनिवर्स? एलियंस हैं या नहीं हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो किसी और स्टार सिस्टम में कोई ऐसा प्लैनेट एग्जिस्ट करता है जहां पे लाइफ, अर्थ जैसी लाइफ पॉसिबल हो। उसी के लिए आप ना एक्सोप्लैनेट्स को स्टडी करते हो।
एक तो आप जानना चाहते हो कि किसी और प्लैनेट में, यूनिवर्स में लाइफ पॉसिबल है, और दूसरा आप जानना चाहते हो अगर लाइफ कहीं और पॉसिबल है तो उससे आपको ना आइडिया लग जाएगा कि लाइफ जनरेट करने के लिए क्या क्या कंडीशंस की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, नेचुरल कंडीशंस होनी चाहिए जिससे लाइफ इमर्ज होती है। उससे हम समझ पाएंगे कि अर्थ पे लाइफ क्यों आई, राइट? वो सारी चीजों के लिए आपको एक्सोप्लैनेट्स को स्टडी करना होता है। क्लियर? तो उसी के लिए आपने ये मिशन लॉन्च करा है। इस मिशन की थोड़ी सी डिटेल्स देख लेते हैं, फिर थोड़ी और बात करेंगे एक्सोप्लैनेट्स के बारे में। European Space Agency has formally adopted Ariel, the explorer that will study the nature, formation and evolution of exoplanets. ठीक है, सारी डिटेल चेक करनी है इसने। As of now, the existence of more than 4,000 exoplanets is considered confirmed. हम अभी तक 4,000 के आसपास exoplanets को डिस्कवर कर चुके, कंफर्म कर चुके हैं। दो नो डाउट हर कोई मानता है कि इससे कई ज्यादा है, ठीक है, पर फिर भी जो डिस्कवर कर चुके हैं, पॉइंट आउट कर चुके हैं हम। जो नियरेस्ट एक्सोप्लैनेट हम डिस्कस कर चुके हैं ना, जहां पे हमें लगता है कि लाइफ पॉसिबल है, उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंटोरी बी। Proxima Centauri b is the closest exoplanet to Earth and is 4 light years away. 4 light years away मतलब एक लाइट ईयर क्या होता है? उतना डिस्टेंस जितना एक लाइट को एक साल में लगेगा एक जगह से दूसरी जगह जाने में, उसको लाइट ईयर कहते हैं। तो ये 4 लाइट ईयर्स दूर है एंड इनहैबिट्स द हैबिटेबल जोन। प्रोक्सिमा सेंटोरी बी की खास बात यह है कि अभी तक साइंटिस्ट को लगता है कि एक ऐसी जगह पे है अपने स्टार से, ऑप्टिमम दूरी पे है अपनी स्टार से। ज्यादा पास होगा तो मरकरी की तरह वहां पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, ज्यादा दूर होगा तो इतनी ठंड होगी जैसे यूरेनस वगैरह के लाइफ पॉसिबल नहीं है। अर्थ जो है ना वो ऑप्टिमल दूरी पे है अपने स्टार से, अपने सन से, जिससे लाइफ पॉसिबल हो सके। ना वो एरिया, स्टार्स, वो रीजन जहां पे प्लैनेट्स ऑप्टिमल दूरी पे हैं अपने स्टार सिस्टम से, उसको हम कहते हैं हैबिटेबल जोन, यानी कि वहां लाइफ पॉसिबल है उस प्लैनेट पे। एक और नाम है इसका, हम कहते हैं हैबिटेबल जोन या गोल्डीलॉक्स जोन। गोल्डीलॉक्स जोन वो जोन है जहां पे अगर प्लैनेट्स हो तो वहां पे कंडीशंस इतनी ऑप्टिमम है कि लाइफ पॉसिबल हो। और हम गोल्डीलॉक्स जोन में पाए जाने वाले प्लैनेट्स को ढूंढना चाहते हैं बिकॉज अगेन वी वांट टू नो, आर वी अलोन इन द यूनिवर्स? क्या हम अकेले हैं या एलियंस हैं? और क्लियर? तो सबसे जो हमें लगता है, अभी कंफर्मेशन नहीं है, पर हमें लगता है कि प्रोक्सिमा सेंटोरी बी पे लाइफ पॉसिबल है क्योंकि ये गोल्डीलॉक्स जोन में लाई करता है of its star, which means that it could possibly have liquid water on its surface, और जहां liquid water है चांसेस हैं कि वहां लाइफ है। ठीक है, एक्सोप्लैनेट्स को एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स भी कहते हैं, यानी कि सोलर सिस्टम के बाहर। इनके और फीचर्स क्या है? Planets that lie outside our solar system are called exoplanets. These are not easy to detect since they are much less brighter than the star they orbit. दूर से आपको ना स्टार दिख जाएगा, पर उस स्टार के पास वाले जो प्लैनेट्स है वो नहीं दिखते क्योंकि वो तो लाइट एमिट नहीं कर रहे, स्टार एमिट कर रहा है। और वो जो प्लैनेट्स हैं वो बहुत छोटे हैं स्टार के मुकाबले, और क्योंकि स्टार की लाइट इतनी ज्यादा है, ब्राइट है इतना, आसपास के ऑर्बिटिंग प्लैनेट्स बड़े मुश्किल होते हैं स्पॉट करने। ठीक है, तो इसीलिए इन्हें ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, पर एक तरीका ढूंढा हुआ है इन्हें डिस्कवर करने का। वो पता क्या है? जैसे स्टार है, अब जब आप स्टार को व्यू कर रहे हो, मान लो इस स्टार से लाइट आपकी तरफ आ रही है, आपके पास एक टेलीस्कोप है ना, जब प्लैनेट इसके सामने आ जाएगा तो इसकी ब्राइटनेस है ना थोड़ी सी डिम हो जाएगी, राइट? आपके टेलीस्कोप में हल्की सी डिम दिखेगी लाइट, और फिर जब ये पास कर जाएगा तो लाइट बढ़ जाएगी। इसका मतलब इसके, और अगर ये चीज रेगुलर होती जा रही है ना, आपके टेलीस्कोप में आप डिटेक्ट कर रहे हो कि पीरियोडिकली, रेगुलरली इसकी लाइट डिम होती है फिर ब्राइट होती है, डिम होती है फिर ब्राइट होती है, दैट मींस इसके अराउंड एक ना हेवनली ऑब्जेक्ट है जो ऑर्बिट कर रहा है, और वो प्लैनेट हो सकता है। ये तरीके से ढूंढते हैं हम। ठीक है, तो जो केपलर टेलीस्कोप है ना, हमारे जो स्पेस टेलीस्कोप्स हैं, नासा के स्पेस टेलीस्कोप्स हैं, उसने ऐसे 4000 एक्सोप्लैनेट्स ने डिस्कवर करे हुए हैं। क्लियर? As per NASA, only a handful of exoplanets have been found using telescopes and the rest have been detected using indirect methods. One of these methods involves tracking the dimming of star, है ना, brightness कम हो रही है. That happens when a planet passes in front of it. NASA's Kepler Space Telescope uses this method. तो ये जो Kepler Space Telescope है, ये यही method use करता है। क्लियर? नाउ ये मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। व्हाई डू साइंटिस्ट स्टडी एक्सोप्लैनेट्स? हम स्टडी क्यों करते हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं, पर आप यहां से पढ़ सकते हो। ठीक है, मेंस में आंसर लिखने के लिए काम आ सकता है, इनकी लैंग्वेज आप यूज कर सकते हो। ठीक है, कि हम जानना चाहते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, क्या और कहीं लाइफ पॉसिबल है, ये सारी चीजें। दीज आर द फंडामेंटल क्वेश्चंस
क्वेश्चंस दैट ईच ह्यूमन बीइंग रेसल्स विद, है ना। तो इन्हीं को लेके यहां पे सारी लड़ाई है, यहां पे सारे मिशंस चल रहे हैं। What is this mission all about? इस मिशन की और डिटेल क्या है? एक तो फुल फॉर्म लिखी हुई है, which scientists are planning to launch in 2029, will perform a large scale survey of over 1000 exoplanets over a period of 4 years. ये डिटेल्ड सर्वे करेगा। अभी तक जो स्पेस टेलीस्कोप्स थे वो डिटेल्ड सर्वे नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। हल्का हल्का उन्हें नॉलेज थी कि एग्जिस्टेंस पता चल जाती थी, पर ये डिटेल्ड सर्वे करेगा उस प्लैनेट का भी, कि उस प्लैनेट पे क्या है, क्या उसके एटमॉस्फेयर वगैरह है, मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, ये सारी चीजें देखेगा। These 1000 exoplanets will range from gas giants, कुछ गैस प्लैनेट्स होते हैं जिन्हें हम होवियन प्लैनेट्स कहते हैं, जैसे कि जुपिटर हो गया, होवियन प्लैनेट्स। देखो जो बड़े बड़े गैस के बॉल्स होते हैं ना, उन प्लैनेट्स को हम होवियन प्लैनेट्स कहते हैं। और एक होते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, जैसे कि हमारा है अर्थ, मार्स, वीनस, मर्करी, ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं। और होवियन प्लैनेट्स होते हैं जैसे जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न वगैरह। तो दोनों को स्टडी करेगा, which will help them compile a list of their compositions and properties। ये डिटेल्ड स्टडी करेगा। Ariel will help to answer one of the key questions of ESA's cosmic vision plan, which is what are the conditions for planet formation, planet बनता कैसे है, and the emergence of life, जो फंडामेंटल क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा एक और चीज, ये जो एरियल स्पेसक्राफ्ट है ये प्लेस कहां पे होगा? जो केपलर स्पेस टेलीस्कोप है वो तो ना एक सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड ना घूम रही है, और अर्थ के अराउंड घूमते घूमते उस पर एक टेलीस्कोप है जो पूरे स्पेस को देख लेता है। पर ये जो स्पेसक्राफ्ट है एरियल, इसे लैंड कहां पे करेंगे, इसे रखेंगे कहां पे? तो ध्यान से सुनना, सन और अर्थ के बीच में ना, मान लो ये सन है आपका और ये आपकी अर्थ है, इसके बीच में ना 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे अगर आप स्पेसक्राफ्ट रख दो तो वो स्टैटिक रहेगा इन दोनों के बीच में। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी, डिफरेंट फोर्सेस हैं, जैसे सन का ग्रेविटेशनल पुल, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल, और जो वो अगर तेजी से रिवॉल्व कर रहे हैं तो उनकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जैसे अर्थ जब सन के अराउंड रिवॉल्व करती है तो उसकी स्पीड की वजह से इसे एक बैकवर्ड पुश लगता है, जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। और सन की ग्रेविटी इस साइड को पुश करती है, जिसे सेंट्रीपीटल फोर्स भी कहते हैं, जो ग्रेविटेशनल पुल है, जिसकी वजह से ये दोनों फोर्सेस बैलेंस कर लेती हैं और अर्थ यहीं पे रहती है। मतलब सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, हां पोजीशन चेंज होती जा रही है पर डिस्टेंस कांस्टेंट रहता जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही रिवॉल्व कर रहा है, स्पीड की वजह से आउटवर्ड पुश लगता है। नाउ अर्थ और सन के बीच में ऐसे 5 पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं जहां पे डिफरेंट फोर्सेस बैलेंस आउट कर देंगी। उन्हें हम कहते हैं लैग्रेंजियन पॉइंट्स। जैसे कि यहां पे कहीं एक पॉइंट है जहां पे सन और अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल बैलेंस आउट कर देते हैं, ठीक है। यहां पे कहीं पॉइंट है, यहां पे कहीं पॉइंट है, यहां पे कहीं पॉइंट है, ठीक है, और यहां पे कहीं पॉइंट है। ये 5 लैग्रेंजियन पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं जहां पे डिफरेंट फोर्सेस, ग्रेविटेशनल पुल हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी, ये सारे एक दूसरे को बैलेंस आउट करते हैं। और अगर आप इन 5 पॉइंट्स में से कहीं भी स्पेसक्राफ्ट रख दो ना तो वो मतलब स्टैटिक रहेगा, इन दोनों के मुकाबले उसकी पोजीशन ना स्टैटिक रहेगी, सन और अर्थ से वो इसी पॉइंट पे दूर रहेगा, ठीक है ना। इसे हम कहते हैं लैग्रेंजियन पॉइंट 1। यहां पे हम ना एक अपना सोलर मिशन भेज रहे हैं, इसरो वाले ही भेज रहे हैं, जिसका नाम है आदित्य मिशन, मिशन आदित्य। सन को ऑब्जर्व करने के लिए मिशन है, वो हम लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पे भेज रहे हैं। ये लैग्रेंजियन पॉइंट 2 हो जाता है, 3, 4 और ये 5 हो जाता है। ये जो लैग्रेंजियन पॉइंट 2 है ना, यहां पे भेज रही है यूरोपियन स्पेस एजेंसी एरियल मिशन। अच्छा लैग्रेंजियन पॉइंट 2 पे क्यों भेज रही है? क्योंकि ये अर्थ के पीछे वाला पॉइंट है, ये सन से ना ढका रहेगा। क्योंकि ये सन से ढका रहेगा तो सन की जो ब्राइटनेस है उसकी वजह से ना आप कई बारी स्पेस में ऑब्जेक्ट्स ऑब्जर्व नहीं कर पाते। सन की ब्राइटनेस इतनी ज्यादा होती है कि आप ना बाहर से आती हुई लाइट आपको ठीक से दिखती नहीं है। क्लियर होता है ना, एकदम से ब्राइट कर दो तो आपको मतलब डिफिकल्ट टू स्पॉट हो जाती हैं चीजें। तो ये ना थोड़े शैडो में रहेगा अर्थ की, जिससे ये स्पेस को, एक्सोप्लैनेट्स को, दूर से आती हुई लाइट्स को बेटर ऑब्जर्व कर पाएगा। यहां पे भेज रहे हो आप लैग्रेंजियन पॉइंट 2 पे एरियल स्पेसक्राफ्ट भेज रहे हो। खैर आपको लैग्रेंजियन पॉइंट समझ आ गया। प्लेस इन आवर सोलर सिस्टम, अर्थ और सन के बीच में वो 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे फोर्सेस बैलेंस ईच अदर आउट एंड दे स्टे स्टैटिक। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप रख दो,
ठीक है, तो ये 5 लैग्रेंजियन पॉइंट है। मिशन आदित्य L1 लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पे भेजा जाएगा। एरियल मिशन 2029 में जो ESA भेज रहा है वो लैग्रेंजियन पॉइंट 2 पे भेजा जाएगा फॉर बेटर ऑब्जर्वेशन ऑफ यूनिवर्स, सो दैट यू कैन सर्वे एक्सोप्लैनेट्स इन अ बेटर फॉर्मेट, इन अ बेटर वे। क्लियर? तो ये हो गया आपका एरियल मिशन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। हाँ, ये भी एक स्क्रीनशॉट मैंने डाला हुआ है, ESA क्यों वो कर रहा है, बेटर सर्वे वगैरह क्यों कर रहा है, इसे पढ़ लेना। ठीक है, देन लियोनाइड मीटियोर शार, लियोनाइड मीटियोर शार। ठीक है, अब ये न्यूज करने से पहले आपको 3-4 चीजें पता होनी चाहिए। देखो, जो हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, स्पेस में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना। स्टार हो गया हमारा सन, प्लैनेट्स हो गए, पर कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो ना रॉकी से हैं, ना प्लैनेट्स हैं ना स्टार हैं, ऐसे से रॉकी से पत्थर वगैरह है ना, डिब्री जिसे हम कहते हैं। स्पेस में डिब्री बहुत है, इसे स्पेस डिब्री मत समझना, वो तो है सैटेलाइट्स वाला हो गया। बहुत सारे रॉकी से ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे स्टोन रॉकी वैसे ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, कुछ हैं आपके एस्टेरॉइड्स, कुछ आपके कॉमेट्स बना देते हैं। खैर, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स के बीच में भी आपको फर्क पता है। खैर, कॉमेट्स ज्यादा आइसी होते हैं। खैर, अब जो स्पेस में ऑब्जेक्ट्स घूम रहे हैं ना, है ना, कई बार ऐसा हो सकता है स्पेस में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं और अर्थ जैसे यहां पे ऑब्जेक्ट्स हैं और अर्थ रिवॉल्व करते करते उनके पाथ में आ जाए, तो अर्थ पे ना इन ऑब्जेक्ट्स की बारिश होने लग जाएगी। राइट नाउ, ये जो स्पेस में ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, इन्हें हम कहते हैं मीटियोरॉइड। ध्यान रखना इस चीज का, इन्हें हम मीटियोरॉइड विद अ ड, मीटियोरॉइड कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके मीटियोरॉइड। जब ये मीटियोरॉइड्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं और अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से अर्थ के सरफेस पे आना शुरू कर देते हैं, ठीक है, गिरना शुरू कर देते हैं अर्थ पे, तो ये अर्थ के एटमॉस्फेयर पे गिरने की वजह से आने की वजह से अर्थ पे गिरना शुरू कर देते हैं। बट अर्थ का एटमॉस्फेयर इतना थिक है कि ये जब गिर रहे होते हैं तो एयर की इतनी रेजिस्टेंस है कि ये जलने लग जाते हैं। राइट, जब ये जलने लग जाते हैं तो आप स्काई में देख सकते हो जलते हुए कुछ ऑब्जेक्ट्स ना ऐसे गिर रहे हैं, जिन्हें हम कई बार टूटता तारा भी कह देते हैं। राइट, जलते हुए ऑब्जेक्ट्स नीचे जा रहे होंगे, उन्हें हम कहते हैं मीटियोर्स, मीटियोर कहते हैं। नौ, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो अर्थ के सरफेस पे लैंड करने से पहले ही पूरे जल जाते हैं। ठीक है, बट कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, मान लो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, वो जल तो जाएगा पूरा, पर इतना सा पोर्शन रह जाएगा जला हुआ, ठीक है, वो लैंड कर जाएगा। ठीक है, तो वो जो पोर्शन जो कंप्लीटली जला नहीं होता है, थोड़ा सा रह जाता है, उसे हम, जो अर्थ पे लैंड कर जाता है ग्राउंड पे, उसे हम कहते हैं मीटियोराइट। ये ध्यान रखना, मीटियोरॉइड अभी अर्थ के एटमॉस्फेयर में नहीं आया, एटमॉस्फेयर में आ गया, जलने लग गया मीटियोर, और लैंड कर गया, पूरा नहीं जल पाया, मीटियोराइट। क्लियर? नाउ अभी कह रहे हैं कि कुछ टाइम में इंडिया में भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, एक मीटियोर शार आएगा 18th to 19th। ठीक है, 18th to 19th ऑफ नवंबर को आप अगर स्काई में देखोगे, पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोई भी कंट्री हो वो देख सकती है, मीटियोर शार आने वाला है। वो मीटियोर शार क्यों आ रहा है, उसका नाम लियोनाइड क्यों है, लियोनिड, और कहां से आ रहा है वो देखते हैं। ठीक है, द लियोनिड मीटियोर शार इज एक्सपेक्टेड टू पीक ट्यूसडे एंड वेडनेसडे 17th और 18th नवंबर को। ज्यादा चांसेस हैं कि आपको दिखे टूटते तारे इतने सारे, एंड विल सेंड शूटिंग स्टार्स अक्रॉस द स्काई। एक्चुअली ये स्टार्स नहीं है, ठीक है, इनको बस कह देते हैं क्योंकि ऐसा लगता है ना कि एक तारा टूट गया, गिर रहा है, शूटिंग स्टार वैसे नाम है, पर एक्चुअल स्टार्स नहीं है। The meteor has been visible since the first week of November and will continue to put on a show till the end of this month. The phenomena will be best viewed after midnight, 12 बजे के बाद, and before dawn, सुबह होने से पहले, on both the days, ठीक है, Tuesday, Wednesday, with most visibility in the northern hemisphere, अर्थ के northern hemisphere, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका से नहीं दिखेगा। This meteor shower is called Leonid as it appears to originate from constellation Leo. अब ये जो कॉन्स्टेलेशन है ना, आपको पता है ना, हमारे एस्ट्रोलॉजी में भी कॉन्स्टेलेशन यूज होती हैं, राशि जिसे कह देते हैं। तो कॉन्स्टेलेशन लियो है, ग्रुप ऑफ स्टार्स है जिसे हम कह देते हैं कॉन्स्टेलेशन लियो या सिंह राशि। सुना होगा अगर किसी का एस्ट्रोलॉजी में ध्यान हो, सिंह राशि मतलब ग्रुप ऑफ स्टार्स है जिनको आपने ज्वाइन कर दिया ना लाइन से, तो आपने शेयर बना दिया, तो सिंह राशि की तरफ से आपको दिखेंगे ये आते हुए।
सिंह राशि अगर आप स्पॉट कर लो ना, जैसे अगर आप लियो कॉन्स्टेलेशन को स्पॉट करो तो वहां से दिखेंगे आपको आते हुए, तभी इनका नाम लियोनिड रख दिया है, ठीक है। सो दे अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम लियोनिड, लियो कॉन्स्टेलेशन, सिंह राशि, इन द नाइट स्काई एंड रेडिएट्स आउटवर्ड्स। लियोनिड्स ओरिजिनेट फ्रॉम द कॉमेट टेम्पल टटल। अब आपको पता है ना कॉमेट क्या होते हैं, जो आपके कूपर बेल्ट है, आपके सोलर सिस्टम के पूरे जो भी एंड का प्लैनेट है नेपच्यून, उसके जस्ट बाद कूपर बेल्ट है, वहां से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अंदर आ गया तो वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता रहेगा, ठीक है। नाउ एक वो जो रिवॉल्व करता रहेगा ऑब्जेक्ट, उसे हम कॉमेट कहते हैं ना। वो जो कॉमेट है ना वो आइसी सरफेस का बना हुआ है ना। जब वो कॉमेट अर्थ के सन के पास आता है ना तो उसकी आइस कहीं मेल्ट हो जाती है और आइस में ट्रैप्ड कुछ स्टोन्स वगैरह, कुछ ऑब्जेक्ट्स खुल जाते हैं, मतलब कि वो स्पेस में रह जाते हैं। कॉमेट तो आगे चले जाता है पर वो जो आइसी सरफेस मेल्ट हो गया गर्मी से सन की, उस वजह से कुछ सामान बाहर निकल जाता है। अब वो जो स्टोनी से ऑब्जेक्ट्स हैं जो बाहर निकल जाते हैं वो स्पेस में फ्लोट करते रहते हैं। अब इधर से वो फ्लोट कर रहे हैं, यहां से नवंबर के राउंड उस एरिया से ना अर्थ गुजरती है और वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं, ठीक है। तभी हर नवंबर को जो टेम्पल टटल कॉमेट है, टेम्पल टटल कॉमेट है ना, ये कॉमेट ना पूरा चक्कर लगाता है सन का और इसे 33 इयर्स लगते हैं पूरा चक्कर कंप्लीट करने में। जब ये सन के पास आता है कुछ डिब्री छोड़ जाता है। हर नवंबर को, जनरली नवंबर के मंथ में ही अर्थ की पोजीशन ऐसी होती है कि जहां इसने डिब्री छोड़ा होता है अर्थ वहां आ जाते हैं। तभी नवंबर में हमें ये मीटियोर शार दिखता है विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम द डिब्री ऑफ टेम्पल टटल, ठीक है। सो लियोनिड्स ओरिजिनेट फ्रॉम द कॉमेट टेम्पल टटल विच टेक्स 33 इयर्स टू ऑर्बिट द सन। As the comet moves along its path, deviating slightly with each orbit, ये तो कॉमेट की वो बात है, ठीक है। ये सारा कॉमेट का डिटेल्स है टेम्पल टटल की। Leonid debris particles are very small and easily disintegrate even in the high upper atmosphere। यानी कि ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि ये पूरे के पूरे जल जाते हैं, ये लैंड नहीं करते अर्थ के सरफेस पे, एटमॉस्फेयर में ही जल जाते हैं। तभी इन मीटियोर से मीटियोराइट नहीं बनता है, ठीक है। They can never successfully pass through the atmosphere and reach the earth surface। तो हमें meteorites नहीं मिलेंगे पर meteor शार, टूटता तारा, शूटिंग स्टार्स तो हमें दिखेंगे। ऑलराइट, चलो अब हम फोर्थ इश्यू पे आ जाते हैं विच इज फर्स्ट क्रूड हाइपरलूप पॉड टेस्टेड। आपको पता है कई सालों से ना ये बात की जा रही है कि कुछ ऐसी ट्रेन्स बनाएं जो मैग्नेटिक पावर से चले, ठीक है। अब मैग्नेटिक पावर की खास बात यह है कि आपको उस ट्रेन में ना इंजन लगाने की जरूरत ही नहीं है। इंजन नहीं लगाओगे तो फ्यूल नहीं लगेगा, तो फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन कम होगी, ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम नहीं होगी और ना एनर्जी एफिशिएंट होगा। आपकी कोई एनर्जी तो लग नहीं रही है खास, तो इसी वजह से आपका फ्यूल नहीं यूज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज वगैरह को प्रोटेक्ट कर रहे हो, प्लस हाई स्पीड्स भी जनरेट हो रही हैं। अब ये मैग्नेटिक फील्ड को यूज कैसे करते हैं, यहां ध्यान से देखना। ये ना एक वैक्यूम ट्यूब बना देंगे, उसमें ट्रेन के डिफरेंट डब्बे डाल देंगे। अब ये जो नीचे लाइन है ना, जिसे हम रेलवे लाइन भी कह सकते हैं, ये जो ट्रेन है ना इस रेलवे लाइन से टच नहीं कर रही है। आपको पता है ये जो ट्रेन का डिब्बा होगा और ये जो रेलवे लाइन होगी, इसके बीच में इतना डिस्टेंस होगा, इतना सा डिस्टेंस, ये ना लेविटेट कर रही होगी। लेविटेट मतलब हवा में ऊपर उठना। तो ये इसे टच क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि इसके नीचे और इस रेलवे लाइन पे मैग्नेट्स लगी हुई हैं। अब आपको पता है मैग्नेट्स रिपेल भी करती हैं, अट्रैक्ट भी करती हैं। नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल लगा दो तो रिपेल करेगा, राइट। तो वो नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल या साउथ पोल और साउथ पोल, सेम पोल्स यहां पे लगा दो तो ये जो कंपार्टमेंट है ना इतना हवा में रहता है, ठीक है। अच्छा, इसके आगे आपने कहीं लगा दिया, अगर ये नॉर्थ पोल है नीचे तो आगे आपने साउथ पोल लगा दिया, तो ये आगे को अट्रैक्ट होने लग जाएगा। जब ये आगे को अट्रैक्ट होने लग जाएगा तो ये मूव करने लग जाएगा। तो आप मैग्नेट्स को यूज करते हो मूवमेंट के लिए, ठीक है। और ये जो ट्यूब है ना इसमें पार्शियल वैक्यूम है, मतलब बहुत कम एयर है, वैक्यूम है, ठीक है। तो ये जो ट्यूब है, ये जो वैक्यूम वाली ट्यूब है, इसको कंस्ट्रक्ट करने में ही बड़ा मुश्किल होती है। वैक्यूम बनाना, इतने लंबे डिस्टेंस के लिए एक वैक्यूम ट्यूब बनाना बड़ा मुश्किल काम है। इसी वजह से ये टेक्नोलॉजी मतलब फ्यूचर की टेक्नोलॉजी कंसिडर की जाती है। पर इसके बारे में बात कई 50-60 सालों से हो रही है कि ऐसा करा जा सकता है, पर लोगों की इमेजिनेशन थी। बट अब धीरे धीरे कुछ कंपनीज ने, कुछ इनोवेटिव कंपनीज ने ये काम करना शुरू भी कर दिया है और इसको लेके टेस्ट भी करने शुरू कर दिए हैं, ठीक है। इंडिया के साथ वर्जिन एयरलाइंस या वर्जिन जो कंपनी है उसका इंडिया के साथ भी कोलैबोरेशन हो चुका है। इंडिया चाहता है कि मुंबई से पुणे तक एक हाइपरलूप ट्रेन बनाई जाए, तो उस पर भी काम चल रहा है, ठीक है। तो इन्होंने ना अभी
कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी है वर्जिन। इन्होंने अभी एक टेस्ट वो रन करा था, पहले इन्होंने टेस्ट रन करा था जिसमें पैसेंजर्स नहीं बिठाए हुए थे, तो काफी स्पीड जनरेट हो गई थी, क्लोज टू 200 माइल्स पर आवर, काफी ज्यादा स्पीड है ये। अब इन्होंने लोगों को बिठा के टेस्ट रन करा है तो भी सक्सेसफुल हो गया है, राइट। दैट मींस फ्यूचर में जल्दी ऐसी ट्रेन्स आ सकती हैं जो हाई स्पीड है और कोई फ्यूल ही नहीं लग रहा। Hyperloop works through the concept of shooting pods or compartments of passengers through an airtight tube, है ना, vacuum tube है partial, that is in partial vacuum. The propulsion is done through magnetic levitation, क्योंकि नॉर्थ पोल है तो ट्रैक से ट्रेन टच ही नहीं हो रही है, with the air capsule or pods gliding or levitating over the tracks. इसे मैगलेव ट्रेन भी कहते हैं। मैगलेव ट्रेन सिस्टम क्यों कहते हैं? मैगलेव इज शॉर्ट फॉर मैग्नेटिक लेविटेशन। लेविटेशन मतलब अगर मैं यहां हवा में तैरने लग जाऊं, ऐसे उठ जाऊं हवा में, तो मैं लेविटेट कर रहा हूं। तो मैग्नेट्स की वजह से अगर आप ऊपर उठ रहे हो, मैग्नेटिक लेविटेशन, उसका शॉर्ट कर दिया मैगलेव। A maglev train system uses two sets of magnets, one for attracting, अट्रैक्ट करके आप फॉरवर्ड मूव करवा रहे हो, और ट्रेन के पीछे रिपल्शन मैग्नेट होगी जो रिपेल कर रही होगी इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो दो मैग्नेट्स हैं, ट्रेन के जस्ट आगे अट्रैक्टिंग मैग्नेट है, ट्रेन के पीछे रिपल्सिव मैग्नेट है जो पुश कर रही है उसे, तो ये आगे जाता जाएगा। कैलिफोर्निया बेस्ड फ्यूचरिस्टिक ट्रांसपोर्ट कंपनी वर्जिन हाइपरलूप है कंपनी का नाम। संडे परफॉर्म्ड इट्स फर्स्ट सक्सेसफुल टेस्ट पैसेंजर रन। पहले बिना पैसेंजर के टेस्ट करा था, पैसेंजर टेस्ट रन था ऑन अ सुपर हाई स्पीड लेविटेटिंग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एट द कंपनीज डेवलूप फैसिलिटी इन नेवाडा। नेवाडा एक स्टेट है, ठीक है, यूएसए में। Two test passengers rode the second generation pod called XP2 और Pegasus pod for 500 meters. इस एक्सपेरिमेंट का नाम था XP2 जिसमें पैसेंजर बिठाए थे। XP1 भी इन्होंने करा था, XP1 में पैसेंजर्स नहीं थे, सक्सेसफुल था वो भी। एडवांटेजेस क्या है इस सिस्टम के? दिस ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज क्लीन, क्योंकि कोई इंजन नहीं है, फ्यूल नहीं चाहिए, ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं हो रही, एयर पोल्यूशन नहीं हो रहा है, स्मूथ है बिल्कुल, नॉइजलेस है ऑलमोस्ट, कैन रीच वेरी हाई स्पीड्स, तो एक जगह से दूसरी जगह का टाइम कोलैप्स कर सकता है। टेक्निकल चैलेंजेस क्या है, फिर अभी तक बनाया क्यों नहीं और इतनी मुश्किलें का सामना क्यों करना पड़ रहा है? एक तो एयर की वजह से जो रेजिस्टेंस आएगी, अब थोड़ी सी तो एयर है पूरी वो एयर टाइट ट्यूब में, जो एयर की तरफ से रेजिस्टेंस आएगी उसको कैसे मिनिमाइज किया जाए, क्योंकि वो स्पीड्स को रोकेगी, ठीक है। दूसरा, मैनेजिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से आप ब्रेक लगा सकते हो, अगर फ्रिक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करती तो आपने स्पीड पे चला तो दिया, ट्रेन को रोकोगे कैसे? तो फ्रिक्शन को आपको मैनिपुलेट करना आना चाहिए, जिसकी वजह से आप स्पीड को मैनिपुलेट कर सकते हो। स्पीड बढ़ा दी, मान लो फ्रिक्शन कम कर दी, स्पीड बढ़ गई, फ्रिक्शन ज्यादा कर दी, स्पीड कम हो गई। स्पीड को मैनिपुलेट करोगे तभी तो ट्रेन होगी, वरना ऐसा थोड़ी एक बार चला दिया, बस ऑन बटन है, चलती जा रही है ट्रेन, ऐसा तो नहीं। स्पीड्स को भी तो आपको वेरी करना आना चाहिए, उसके लिए फ्रिक्शन चाहिए। वो फ्रिक्शन को मैनेज करना बहुत बड़ा चैलेंज था। प्लस ये जो वैक्यूम ट्यूब्स है ना, इनको बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत कॉस्टली है, और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बनाना बहुत ही ज्यादा कॉस्टली हो जाता है। इसी वजह से अभी तक आई नहीं थी ये, मतलब अभी तक भी ये फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी कंसीडर की जाती है। दो मैग्नेटिक लेविटेशन टाइप की ट्रेन ऑलरेडी चाइना में चल रही है, पर अभी भी वाइड स्प्रेड नहीं है, हर कंट्री में नहीं है ये। हाइपरलूप्स जर्नी मतलब कि कभी इलॉन मस्क ने इस पे एक वो बोला था कि इसे हम करेंगे, फिर इलॉन मस्क ने कोलैबोरेट करा था रिचर्ड ब्रांसन, जिससे बना वर्जिन हाइपरलूप, जिसने अभी ये टेस्ट रन करा है। वर्जिन हाइपरलूप ने XP1 करा था, ये सारी डिटेल्स दी हुई हैं। XP1 करा था जिसमें पैसेंजर नहीं डाले थे, पर टेस्ट करा था पॉड को, एयर पॉड को, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, और वर्जिन हाइपरलूप का कोलैबोरेशन है डिफरेंट कंट्रीज के साथ। वर्जिन हाइपरलूप उन कंट्रीज में भी ये हाइपरलूप सिस्टम बनाएगा, जैसे यूके, स्विट्जरलैंड, यूएस, फिनलैंड, स्वीडन, और वर्जिन हाइपरलूप का इंडिया के साथ भी कोलैबोरेशन है, ठीक है। वो देखते हैं, हाइपरलूप एंड इंडिया। In 2018, the Virgin Group and the government of Maharashtra signed an agreement to build a hyperloop system between Mumbai, Pune. तो वर्जिन हाइपरलूप और महाराष्ट्र गवर्नमेंट का वो है कि आपने मुंबई पुणे के बीच में हाइपरलूप सिस्टम बनाना है। The current train time of approximately 3.5 hours and road time of nearly 3 hours is expected to be cut down to less than 35 minutes. कोशिश ये की जा रही है कि अभी ट्रेन से आप मुंबई से पुणे जाओ तो 3 घंटे कम से कम लगते हैं, हाइपरलूप आ गया तो आधे घंटे में पहुंच जाओगे, ठीक है। अनदर कंपनी, अच्छा सिर्फ वर्जिन हाइपरलूप नहीं काम कर रहा है इंडिया में, एक और कंपनी है हाइपरलूप बनाने वाली जिसने आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन करा हुआ है। अनदर कंपनी हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज और हाइपरलूप टीटी हैड साइंड एन MOU विद आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट इन 2017 टू डेवलप अ रूट बिटवीन अमरावती और विजयवाड़ा के बीच में।
ठीक है, ये 5 घंटे से 1 घंटे की जर्नी को 5 मिनट का बना देगा, बहुत ही शॉर्ट कर देता है टाइम। दी ओनली इंडियन कंपनी, अच्छा ये सारी फॉरेन कंपनीज है जिनका एमओयू हुआ हुआ है स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ। इंडिया की भी एक कंपनी एग्जिस्ट करती है बट एक ही है। दी ओनली इंडियन कंपनी वर्किंग ऑन डेवलपिंग अ हाइपरलूप टेक्नोलॉजी इज डीजी वाइपरलूप या डीजीडब्ल्यू हाइपरलूप, इस कंपनी का नाम है। सॉरी, डीजी वाइपरलूप नहीं, डीजी हाइपरलूप है, डीजीडब्ल्यू हाइपरलूप। ये कंपनी इंडियन कंपनी है जो प्लान कर रही है दिल्ली मुंबई के बीच में बनाने की। ठीक है, तो ये डिटेल्स हैं आपकी हाइपरलूप के बारे में। और इसी के साथ हमारा खत्म होता है इस बारी का साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स का लेक्चर। आई होप यू लाइक द लेक्चर, आपको लेक्चर पसंद आया हो। पर अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं देन प्लीज राइट टू अस दोस डाउट्स, वी विल बी हैप्पी टू क्लियर देम ऑल एंड यू कैन राइट दोस डाउट्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स दैट वी हैव प्रोवाइडेड टू यू। ठीक है, आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर डाउट्स एज वेल। ऑलराइट, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद मोर स्टफ। थैंक यू।